नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल एडुवर्स बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैदिक काल के बारे में। दोस्तों, वैदिक काल का जो उद्गम है वो वेदों से है और जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़े हैं, पाषाण युग से लेकर आईवीसी तक हमने पढ़ लिया है। एक बार ब्रीफली मैं बता देता, जब मानव का उद्भव हुआ, जब मानव पृथ्वी पर आया, पाषाण काल की बात है, होमोसेपियंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उद्भव हुआ और उसके विकास काल से लेकर जब आईवीसी तक, पाषाण युग में हमने देखा कि चाक का निर्माण होता है, अग्नि की खोज होती है, खानाबदोश जिंदगी से, खाद्य संग्राहक से जब खाद्य उत्पादक मानव बनता है, एक सेटल लाइफ जीना शुरू करता है। और तब हम देखते हैं कि आईवीसी और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताएं विश्व में जन्म लेती हैं, पनपती हैं, फलती फूलती हैं। और इसी के बाद हमें देखने को मिलता है वैदिक काल। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1922 तक किसी को नहीं पता था हड़प्पा के बारे में। 1922 तक वैदिक काल को ही सबसे पहले माना जाता था और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। और एक अंग्रेजी ऑफिसर के रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो खुदाई का कार्य हो रहा था, उसके कारण हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली और फिर चीज़ें धीरे धीरे खुलती गई और तमाम सारी चीज़ें मिलती गई और उसके बारे में तह दर तह चीज़ें पता चलती गई और तब जाकर हमें पता चला कि हमारा इतिहास कितना समृद्धशाली है। दोस्तों, इसी कड़ी में हम आज वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। वैदिक काल में हम जानेंगे कि कैसे और कहाँ तक। सबसे पहले दोस्तों, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे देना चाहूँगा आप लोगों को कि वैदिक काल को वैदिक काल क्यों। दोस्तों, इसका जो नाम है वो वेद के कारण कहा गया है। आपको एक छोटा सा मैं ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि यह काल तकरीबन 1500 से लेकर 600 बीसी तक का देखने को मिलता है। और इस काल में हम देखते हैं कि जो वैदिक पीरियड था वो अपने अपर और लोअर फेज से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है। अपर और लोअर फेज कहने का मतलब है कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और दोस्तों, ये आपको बता दूं कि जो वैदिक काल था, ये पूरी तरीके से, इनको लिपि का ज्ञान नहीं था, ये लिपि के बारे में नहीं जानते थे, तो इसलिए मतलब सुनाकर अपने पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान को बढ़ाते थे। जैसे अगर पहली पीढ़ी है, वो अपनी सारी ग्रंथ, सारी जानकारी इस पीढ़ी को स्थानांतरित सुना के, श्रुतियों के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से करती थी और बाद में वेदों का संकलन किया। ये सारे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे मतलब रट कर याद किए गए थे अपने टाइम पे और बाद में इसको संकलित किया गया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रहा है और क्वेश्चंस के माध्यम से हम इसमें आगे भी जानेंगे और समय समय पर जो जानकारी मिलेगी ज़रूरी होगी वो आप लोग तक पहुंचाई जाएगी इस वीडियो में। दोस्तों, एक चीज़ आप और जान लें कि जो हमारा वैदिक काल है वो कहाँ की कहानी बयां करता है। तो दोस्तों, ये भारत का नक्शा है जैसा कि हम जानते हैं। और आइए, आज का भारत है, लेकिन तब यहाँ पर भारत में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के भी क्षेत्र मौजूद थे। दोस्तों, ये सिंधु नदी है और हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में रही थी। सिंधु जल समझौता कैंसिल करने के 1960 का ये समझौता है और ये यहाँ से तमाम सारी रावी, व्यास नदियाँ यहाँ से बहती हुई सिंधु में मिलती हैं। इस कारण से इसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। दोस्तों, ये पूरा जो क्षेत्र है ये सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता है। ये पूरा क्षेत्र आपको सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता है और सप्त सैंधव कहलाने के नाते इस क्षेत्र में ही लोग आकर बसे थे। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जो वैदिक जो काल था, समाज था, इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ये आर्यों के द्वारा स्थापना हुई थी। अब आर्य कौन थे?
आर्य जो थे ये इंडो यूरोपियन ओरिजिन मध्य एशिया से आए हुए, ये मैक्स मुलर का अपना ये है। और तमाम बहुत सारे इसमें कॉन्स्पिरेसीज भी थी कि आखिर वो आए कहाँ से थे, उनका उद्गम। लेकिन एक मोटा मोटी और एक सर्वमान्य मान्यता है कि ये मध्य एशियाई क्षेत्र के निवासी थे और उन्होंने आकर यहाँ पर इस पूरे एक संस्कृति की बसावट की और बाद में फिर हम सारी चीज़ें देखते हैं जो आज तक हम देखते आ रहे हैं। क्वेश्चंस के थ्रू दोस्तों हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वैदिक समाज कैसा था, और बीच बीच में जो ज़रूरी तथ्य होंगे उसको भी आप तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि वैदिक काल का समय काल क्या था। सबसे बेसिक है दोस्तों, अभी मैंने बताया आपको, ये 1500 से 600 BC तक देखने को मिलता है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है वैदिक काल को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है। तो मुख्य रूप से ये 2 भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तीसरा है दोस्तों वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। सबसे प्राचीन दोस्तों ऋग्वेद है। फिर देखते हैं दोस्तों वैदिक काल में समाज का आधार क्या था। तो दोस्तों समाज का आधार वर्ण व्यवस्था थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग वर्ण व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि 4 वर्ण का आपको जिक्र मिलता है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये 4 वर्णों का उल्लेख हमें वेदों में मिलता है और इसी पे आधारित है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आज की जो जाति व्यवस्था है उससे ये पूरी तरीके से अलग था। तब का वर्ण जन्म पे आधारित न होकर कर्म पे आधारित था। ये ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। वैदिक काल में मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, व्यापार। दोस्तों याद रखना है आपको कि जो वैदिक संस्कृति थी वो पूरी तरीके से ग्रामीण संस्कृति थी, और जो ग्रामीण संस्कृति रहेगी वो कृषि और पशुपालन पे ही निर्भर रहेगी। और दोस्तों ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। तो दोस्तों 10,552 मंत्र यहाँ पे देखते हैं। कहीं कहीं ये 10,462 भी देखने को मिलेगा, और जिसमें आपको 10,028 सूक्त, 10 मंडल, ऐसे तमाम सारे दिखाए जाते हैं। तो वैदिक काल में किस देवता को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आखिर में वैदिक काल में किस देवता को, विष्णु भी थे, इंद्र भी थे, वरुण भी थे, अग्नि भी थे। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपको ये जान गया इंद्र उस टाइम पे बहुत महत्वपूर्ण ये थे, वरुण भी बहुत ये थे, और अग्नि, ये 3 देवताओं का जिक्र ऋग्वेद में बहुत बार हुआ है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इंद्र का 250 बार आपको उल्लेख में हुआ है, वहीं अग्नि का 200 बार उल्लेख हुआ है और वरुण का 176 बार। तो दोस्तों इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इंद्र जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण देवता थे। अब 8वां क्वेश्चन है दोस्तों वैदिक काल में यज्ञों का क्या महत्व था। केवल यह सामाजिक समारोह थे, धार्मिक और सामाजिक दोनों थे, और केवल आर्थिक लाभ थे और युद्ध की तैयारी थी। दोस्तों इसमें सिंपल सा होगा कि ये धार्मिक और सामाजिक दोनों महत्व होगा। वैदिक काल में सप्त सिंधु का उल्लेख किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों ये काफ़ी अभी मैंने आपको बताया भी है, तो आप इसे जान सकते हैं पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत से लेकर। वैदिक काल में किस धातु का उपयोग शुरू हुआ। दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे लोहा का उपयोग शुरू हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों कि कांस्य युग जो था वो आपको नवपाषाण और IVC तक का था। लोहे का उपयोग वैदिक काल में शुरू होता है और इससे फिर कृषि आसान हो जाती है। हल बनाना और तमाम सारे कृषि टूल्स जो होते हैं, एग्रीकल्चरल टूल, वो बनाना आसान होता है और इसके कारण बड़े पैमाने पर फिर कृषि संभव हो पाती है। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था। तो दोस्तों ये गुरुकुल परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, तमाम सारी चीज़ें हम जानते हैं और ये
गुरुकुल परंपरा का उस टाइम पे ये था। वैदिक काल में निम्न कौन सा ग्रंथ कर्म कांडों से संबंधित है? तो कर्म कांडों से जो संबंधित ग्रंथ है दोस्तों, यजुर्वेद है। यजुर्वेद के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कर्म कांड पे आधारित है। दोस्तों यजुर्वेद जो मतलब इसको जो बोलते थे, जो पुरोहित होते थे, उनको अर्धवर्यु कहा जाता था। और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण, ये एक फैक्ट है, बस आपको याद रखना, ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण को याद रखना है आपको यजुर्वेद के। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी? तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सामान्य रूप से आपके दिमाग में आएगा कि उस टाइम पे उनको मतलब पर्दे में रखा जाता होगा और बहुत मतलब दबा के रखा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उस टाइम पे पूर्ण रूप से समान अधिकार प्राप्त था स्त्रियों को। वो सभा और समिति और तमाम सारी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करती थी उस टाइम पे, निश्चित रूप से भाग लेती थी और समाज में उनको स्वतंत्रता प्राप्त थी। वैदिक काल में गोत्र का क्या अर्थ है? तो दोस्तों ये गांवों का समूह है, परिवार या वंश है, व्यापारिक समुदाय है। दोस्तों ये परिवार या वंश से स्थिति। देखिए दोस्तों गोत्र जो होता है, गोत्र शब्द, इसकी एक छोटी सी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे जो गांव होता है, आप लोग के भी गोत्र होते होंगे। जब पंडित जी पूजा करवाते होंगे घर में तो पूछते होंगे गोत्र का नाम लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये कुछ घर हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। और इन 5-6 घर से गाय होती थी। 6 घर में गाय उस टाइम पाली जाती थी। तो हर एक घर में गाय होती थी। तो गाय होगी तो गोबर भी होगा और गोबर को इस स्थान पे फेंका गया 1 नंबर घर के द्वारा, फिर 2 नंबर भी इसी स्थान पे फेंका गया, 3 नंबर भी इसी, एक तरह से डंप यार्ड। आप यू कैन से कि दिस इज काइंड ऑफ डंप यार्ड। तो गाय के गोबर का डंप यार्ड था, इसी डंप यार्ड को गोत्र कहा गया, इनका नाम रख दिया गया। और उसी से अब तक, यानी कि ये परिवार के सदस्य, जो ये पूछा जाता है कि गोत्र क्या है, बेसिकली आपका वंश, परिवार, वंश जानना चाहता है। तो ये छोटा सा ये था। उत्तर वैदिक काल में किस नदी को सरस्वती कहा गया है? दोस्तों 15वां जो है वो घग्गर हकड़ा नदी को कहा गया है। वैदिक काल में कौन सा यज्ञ राजा के लिए किया जाता था? तो राजा के लिए हमें देखने को मिलता है, राजा के लिए जो हमें देखना, अश्वमेध यज्ञ देखने को मिलता है। वैदिक काल में सन्यास की अवधारणा किस ग्रंथ में विकसित हुई? सन्यास की जो अवधारणा है दोस्तों वो उपनिषद से देखने को मिलती है। 4 आश्रम होते हैं। बाल, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये जो आश्रम हुए दोस्तों, इनको हम लोग उपनिषद में देखने को मिलता है। वैदिक काल में कौन सा वर्ण सर्वोच्च था? तो दोस्तों सर्वोच्चता ब्राह्मण को प्राप्त थी, ब्राह्मण लोगों को प्राप्त थी। वैदिक काल में किस फसल की खेती का उल्लेख मिलता है? किस फसल? गेहूं और जौ। दोस्तों पिछले बार भी मैंने आपको बताया था कि अभी लगातार IVC में हमने देखा, फिर हमने वैदिक में भी देखा, ये गेहूं और जौ एक था। चावल का कोई ये नहीं था। चावल और हम और आप बाद में ये हुआ है, और जब हुआ है तो पूरे गंगेटिक प्लेन का ये मुख्य फसल बन गया है। वैदिक काल में व्यापार का साधन क्या था? वैदिक काल में व्यापार का साधन उस टाइम में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। दोस्तों एक और चीज़, ये गाय के थ्रू व्यापार होता था। गाय की अदला बदली और गाय से जुड़ी तमाम चीज़ें होती थी। वैदिक काल में पंच महायज्ञ का संबंध किससे था? तो दोस्तों ये धार्मिक कर्तव्यों से संबंधित था। वैदिक काल में किस ग्रंथ में दार्शनिक विचारों का उल्लेख है?
दार्शनिक विचार जो हैं दोस्तों वो उपनिषद में हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? उपनिषद में। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस जानवर को पवित्र माना जाता है? तो दोस्तों गाय की महत्ता बहुत ज़्यादा थी, गाय को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया था। वैदिक काल में सभा और समिति का क्या? दोस्तों सभा और समिति के बारे में मैं बता दूं आपको, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। सामाजिक और राजनीतिक सलाहकार। दोस्तों आज की जो लोकसभा और जो हमारा लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, ये सारी तमाम चीज़ें देखते हैं हम लोग, ये यहीं से प्रेरित है। यही सभा थी जो उस टाइम पे भी थी और असेंबल होकर ये राजा को सलाह देने का कार्य करती थी और इसमें महिलाएं भाग लेती थीं। वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जादू टोनों से संबंधित है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग। अथर्ववेद दोस्तों ये जादू टोनों से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल में समाज में क्या परिवर्तन आया? तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल गई। वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई। कठोर कहने का मतलब ये है कि जो मैंने अभी ऊपर बताया कि जो कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था थी, अब वो जन्म के आधार पर हो गई, जो कहीं ना कहीं आज तक फॉलो होता आया है। लोग अपनी जात और अपने वर्ण जो है वो अपने जन्म से फॉलो करते हैं, मतलब जन्म उनका वो आइडेंटिटी हो जाता है। ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल से ये तमाम सारी चीज़ें हमें आज तक वर्तमान तक देखने को मिलती हैं और जन्म तक हम जानते हैं कि जन्म के आधार पर ये सारी चीज़ें हो गई थी। वैदिक काल में अग्नि को किस रूप में पूजा गया? दोस्तों अग्नि का आपको मैंने बताया है 200 बार उल्लेख है ऋग्वेद काल में, ठीक है। और ये जो हम जानते हैं यज्ञ के माध्यम के रूप में पूजा जाता था। दोस्तों अग्नि को उस टाइम पे ये दर्जा प्राप्त था कि माना जाता था ऐसा कि यज्ञ के माध्यम से अग्नि जो है वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन है। वैदिक काल के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गंगा जमुना दोआब में था? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, गंगा जमुना दोआब हस्तिनापुर, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल। हस्तिनापुर दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, ये हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदारो पाकिस्तान में है, गुजरात में लोथल है। तो दोस्तों गंगा जमुना दोआब में आपको हस्तिनापुर देखने को मिलता है। 29 वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस यज्ञ का उल्लेख राजसूय में किया गया है? तो दोस्तों ये देखिए राजसूय यज्ञ का जो उल्लेख है उसमें किया गया है। राजा का जब राज्याभिषेक होता था उस टाइम में ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, इस क्वेश्चन को आप कैंसिल ही मानिएगा। वैदिक काल में ऋषि का क्या अर्थ था? वैदिक काल में जो ऋषि का अर्थ था वो दार्शनिक और कवि होते थे, बहुत दार्शनिक होते थे ऋषि। दोस्तों ये हम लोगों ने अभी देखा है ऋग्वैदिक के बारे में। और दोस्तों एक चीज़ और आपको जो मुख्य रूप से इस चैप्टर में पढ़ना है वो ऋग्वेद के बारे में पढ़ना है। ऋग्वेद के अलावा इसमें ऋग्वेद का जो होत्री द्वारा ये पुरोहित को होत्री कहा जाता है, और इसका जो उपवेद है, इसका उपवेद ये आयुर्वेद है, और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय है। इसी तरह से दोस्तों जो हम लोग जानते हैं कि इसका जो इसमें सारे मंडल दूसरा से लेकर सातवां तक, एक इम्पॉर्टेंट ये भी है, दूसरा से लेकर सातवां तक ये प्राचीन है, यानी कि पहले का है, और पहला, आठवां, नौवां, 10वां ये बाद में जोड़ा गया है, अब दोस्तों देखते हैं हम लोग कि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
तो ये तो हम लोग जान गए। अब देखते हैं कहाँ कहाँ किस चीज़ का ये है। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में सातवां मंडल है वरुण को समर्पित है, वरुण का जिसका 176 बार जिक्र है। वरुण देव को, देवता वरुण को समर्पित है पूरी तरीके से। और दोस्तों जो नवा मंडल है ये सोम को समर्पित है, सोम को। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ऋग्वेद के बारे में। और ऋग्वेद और इसके कुछ देखिए, जैसे एक उपनिषद हो गया, आरण्यक हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, ये वेद का ही समझिए कि एक व्याख्यात्मक, उसको इसकी व्याख्या करने के लिए एक अलग से बुक या निकाला गया, उसी को कहा। फिर वेदांग है, हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ प्राचीन नाम हैं, कुछ प्राचीन नाम ये हैं कि जैसे सिंधु नदी को सिंधु ही कहा गया था। फिर जो चिनाब नदी है, चिनाब को अस्किनी कहा गया, अस्किनी। फिर सतलज को शतुद्री कहा गया। फिर व्यास को विपाशा कहा गया। और झेलम को वितस्ता कहा गया। रावी ऐसे लिखा था, पुरुषनी कहा गया। तो दोस्तों ये कुछ नाम हैं जिसको आपको याद करने होंगे। और इसमें ऐसा नहीं है कि यही पूरा है, इसमें भी आपको थोड़ा बहुत देखते रहना चाहिए, जो मोटा मोटी आइडिया है आपको लग जाएगा। और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसमें अंदर घुस के, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये समाज कैसा था, लोहे का क्या था, लोहे की जानकारी कब किसको थी, किस देवता का महत्व ज़्यादा था, कहाँ पे सामाजिक जीवन इनका कैसा था, इनके वस्त्र कैसे थे, ठीक है, कौन सी मतलब विवाह के बारे में क्या क्या प्रचलन था। जैसे इस टाइम में नियोग प्रथा और विधवा विवाह का ऋग्वेद के काल में प्रचलन था। पर्दा जो प्रथा है वो नहीं थी, सती प्रथा का भी प्रचलन नहीं था उस टाइम पे। बाद के समय में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। और वीडियो अगर दोस्तों पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके सजेशंस भी वेलकम हैं, और अगर ऐसा कुछ लगे तो आप बता भी सकते हैं कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।